प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं ये जो वीडियो लेक्चर कर रहा हूं कि क्या बीजेपी 2024 लोकसभा के चुनाव जीतेगी। तो इस संदर्भ में मैं बता दूं, इससे पहले भी बीजेपी के लिए लोकसभा 2024 के चुनावों की मैं भविष्यवाणी कर चुका हूं और वो भविष्यवाणियां अलग अलग तरह से करी गई हैं। जैसे सबसे पहले जो मैंने भविष्यवाणी की थी वो अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पे करी थी, जो भूषण कुंडली के आधार पर करी थी। फिर उसके बाद संध्या दशा के आधार पर करी थी और संध्या दशा का वो वीडियो लेक्चर YouTube पे है, क्योंकि मैंने ज्यादा वीडियो नहीं बनाए हैं। आपको आराम से मिल जाएगा, आप देख लेना उसको। और वैसे ये मैंने जो है वर्डप्रेस पे भी कर रखी है। फिर उसके बाद मैंने तीसरी भविष्यवाणी फेसबुक पे करी थी। वो एक संक्षिप्त और भविष्यवाणी थी जिसमें संकेत मात्र दिया गया था। और आज मैं जो ये वीडियो लेक्चर बनाने जा रहा हूं, ये मैं इसके अंदर जो है बीजेपी का फाउंडेशन हॉरोस्कोप डिस्कस करूंगा, जिसमें कुछ बातें नई होंगी। नई इस तरह से कि इसमें मुंथा भी ली जाएगी, इसके अंदर उपमुंथा भी ली जाएगी, और इसके अंदर जो है सबसे विशेष बात यह है, जो दशा में प्रयोग कर रहा हूं वो दशा लग्न से स्पष्ट की हुई है। अधिकतर चंद्रमा से करी हुई दशा ली जाती है, चंद्रमा से स्पष्ट की हुई दशा ली जाती है। पर मैं इसमें जो है जो दशा ले रहा हूं वो लग्न स्पष्ट से ले रहा हूं। फिर मैंने वर्षफल भी जो है 2024 का जो बीजेपी का बनता है उसको भी मैंने इसी में ही समावेशित किया है। तो ये एक तरह से एक ज्ञानवर्धक वीडियो है, जिसमें मैंने बहुत सारे जो नियम हैं, ज्योतिष के नियम या मेरे स्वयं के बनाए हुए नियम है, वो मैंने समझाए हैं, जो जिज्ञासियों को एवं जो खोज करता है ज्योतिष में उनको बहुत मदद करेगा। इसमें मैंने एक नई चीज समझाई है जिसके संदर्भ में मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया है, वो है उपमुंथा। तो जैसे मुंथा होती है, मुंथा के बारे में अधिकांश आप लोग जानते होंगे, जो भी ज्योतिष के अंदर प्रारंभ ज्ञान में आया है वो सब मुंथा के बारे में जानते हैं। उपमुंथा भी होती है, पर ये जो मेरा वीडियो आख्यान है ये उपमुंथा के बारे में नहीं है। मेरी फेसबुक पे पोस्ट है, वहां जाके देख लेना उपमुंथा क्या होती है। कुछ पोस्ट मैंने फेसबुक पे लिखी है, मेरे पेज है फेसबुक का, उस पर लिखी है, उस पर जाके देख लेना। तो अब ये जो आज का जो वीडियो व्याख्यान है ये अपने में महत्वपूर्ण है, तो क्योंकि इसमें आप ये जानते हैं कि वो बीजेपी 2024 का जो लोकसभा के चुनाव होंगे वो जीतेगी। लेकिन उसकी जन्मपत्री यानी बीजेपी का जो स्थापना कुंडली है, क्या ये बात उसके अंदर आती है? ये इस वीडियो आख्यान का विषय या व्याख्यान का विषय, वीडियो व्याख्यान का ये विषय। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि इस व्याख्यान को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इस वीडियो को आप जरा ध्यान से देखना, और यदि एक बार देख लिया हो, समझ ना आए तो दोबारा जरूर देखना, और दोबारा ना आए तो तीसरी बार देखना, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लिए जा रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं, जो आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो कि ज्योतिष के वो इंस्टीट्यूट होते हैं, उसमें नहीं मिलेगी। क्योंकि अधिकतर मेरे खोज पे जो मेरे 32 वर्ष से भी अधिक का ज्योतिष क्षेत्र में अनुभव है उस पर आधारित है। ये मेरी जितनी भी साइट्स हैं वो सब ज्ञानवर्धक है, और मेरे जो मैंने परिश्रम से जो अपने ज्ञान अर्जित किया है
भगवान शिव एवं भगवती पार्वती की अनुकंपा से जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है, ये सब उस पर आधारित है। तो बड़े ध्यान से देखना। अब मैं मूल विषय पे आता हूं और इस वीडियो व्याख्यान को प्रारंभ करता हूं। तो वीडियो व्याख्यान में क्या होता है कि सारी जो बातें, हाँ मैं एक बात बताना भूल गया, मैं बता दूं कि ये पूरा जो जिस पे वीडियो व्याख्यान बनाया जा रहा है वो सब मेरी फेसबुक पेज पे की एक पोस्ट है, ये सब उस पर आधारित है। तो अब सर्वप्रथम मैं स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आपको विषय अच्छी तरह से समझ में आए। तो इसका शीर्षक जैसे स्पष्ट है आपको, क्या बीजेपी जीतेगी लोकसभा चुनाव 2024, ये शीर्षक है। तो अब प्रारंभ करते हैं इसको। जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा था आपसे कि जो इसके अंदर जो प्रयोग हो रही है वो विंशोत्तरी दशा हो रही है, जो लग्न से स्पष्ट है। तो इसमें देखो, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, 12 दिसंबर 2010 से 12 दिसंबर 2027 तक बुध की दशा 17 साल की चल रही है। तो ये दशा प्रभावी है। आप देखो तो पहले भी 2014 में पहली बार बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाई, फिर 2019 में भी बनाई, और 2019 की भविष्यवाणी भी मैं कर चुका हूं, पहले ही कर दी थी मैंने, वो भी मेरे वर्डप्रेस पे मौजूद है। अब जो मुख्य विषय है उसमें आप देखेंगे, कर्सर को देखो, 27 दिसंबर 2022 से 1 अप्रैल 2025 तक बुध की अंतर्दशा में, माफ करें, गुरु की अंतर्दशा बुध की महादशा में चल रही, और ये सब लगन स्पष्ट से है। तो यानी अभी दिसंबर 2022 जो आएगा, इसका 27 दिसंबर, इससे गुरु का अंतर प्रारंभ हो जाएगा बुध की लगन से स्पष्ट महादशा में, ये मान के चलो। तो अब क्या होता है, यदि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो आप देखिए, जरा स्क्रीन पे ध्यान से देखिए कि इसमें ये बीजेपी की जो है कुंडली है। कुंडली से मतलब ये बीजेपी की जो है शपथ स्थापना कुंडली है। यहाँ मुंथा आप 2024 लिख के देखेंगे और यहाँ उपमुंथा 2024 लिखा हुआ है। तो 2024 का मतलब है कि बीजेपी की जन्म पत्री के अंदर मुंता 2024 में जिस राशि में होगा वो किस राशि में, वो यहाँ दिखाई गई है, ऐसी उपमुंता दिखाई गई है। तो मैं यहाँ बता दूं आपको, आप नीचे देखें इसमें, तो मुंता 2024 है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में 23 डिग्री 36 मिनट 14 सेकंड, और उपमुंता 2024 की है मेष राशि में 28 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड। ये स्थिति है। तो यहाँ आप देखो, एक आपको एक विचित्र बात मिलेगी
कि जो ये मुंथा है ये नवे घर में शुभ है। मुंथा जो है उसके जो नवा घर है, नवा, 10वां, 11वां, दूसरा, तीसरा, 5वां, ये बहुत शुभ भाव होते हैं। जिसके अंदर नवा, 10वां, 11वां बहुत शुभ भाव होते हैं, ये मुंथा के लिए। लेकिन यहाँ पे ये केतु से बुध के साथ, दशा के स्वामी के साथ होना तो अच्छा है, यानी ये बताया कि जो बीजेपी का वर्षफल 2024 बनेगा वो शुभ होगा। लेकिन केतु का मतलब ये है कि ये राहु के पूछ में है, राहु के पूछ में होता है। मुंथा जो है, जो मीन राहु होता है, मीन मतलब औसत राहु, तो औसत राहु के मुख में तो मुंथा शुभ मानी जाती है, पीठ पे अशुभ मानी जाती है। और जो पूंछ है वो उसमें बहुत ही अशुभ मानी जाती है। तो इस समय जो मुंथा है वो बहुत अशुभ स्थिति, यानी केतु जो है राहु की पूंछ मानी गई है, ये समझ लीजिए संक्षिप्त में। और जो राहु का मुख है, वो राहु का मुख वक्र गति से राहु के भोग्यांश तक होता है, मैं आगे बताऊंगा। तो इस तरह राशि चक्र में कोई मुंथा अच्छी स्थिति में नहीं। हाँ, ये है कि गुरु की दृष्टि है तो कुछ बैलेंस इसको जो शुभ करती है। उपमुंथा जो मेष राशि में है 11वें घर में, ये अच्छी स्थिति में है, ये कुछ होप दिखाता है, ऐसा राशि चक्र बता रहा है, परिणाम नहीं कह रहा हूं, राशि चक्र निर्देशित कर रहा है, दर्शा रहा है। तो इस पे गुरु की दृष्टि है उपमुंथा पे। और जो संध्या दशा शनि की चल रही है, ये उससे उपमुंथा 9वें घर में, तो ये शुभ स्थिति है। उपमुंथा जो है वो संध्या दशा के परिणामों को कहती है, संध्या दशा के परिणामों को निरूपित करती है। ये भी मेरे एक रिसर्च है, मैंने इसमें भी रखा, मेरे फेसबुक पेज पर आपको मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो राशि चक्र में कुल मिला के कुछ संभावना प्रतीत होती है। अब आगे चल के देखते हैं। यह दशमांश चक्र है बीजेपी की स्थापना कुंडली का। तो यहाँ पे उपमुंथा लग्न में है 2024 की, तो यह एक अच्छी स्थिति है, और वो भी सांध्या दशा के स्वामी शनि की राशि में। मैंने यहाँ सांध्या दशा पर विशेष जोर नहीं दिया, ये मैं संकेत मात्र दे रहा हूं। मुंथा यदि आप देखोगे तो मुंथा 9वें घर में राहु के साथ और एक कन्या राशि में। अब 9वें घर जो राहु के मुख के अंदर है, क्योंकि ये जो कन्या राशि का जहां अंत हो रहा है, जहां से तुला राशि का प्रारंभ हो रहा है, वहां से लेके और राहु की स्थिति के बीच में मुंथा दशमांश चक्र में। तो ये मैं बता दूं कि इसके लिए दशमांश के भी ग्रहों के जो है लॉन्गिट्यूड स्पष्ट करने पड़ते हैं, जो इसका विषय नहीं है इसलिए मैंने दिखाई नहीं है। वो किसी और पोस्ट में मैं बतलाऊंगा, किसी और वीडियो आख्यान में या फेसबुक या किसी और जो सोशल साइट्स की पोस्ट में मैं बताऊंगा कि वो दशमांश के भी कैसे लॉन्गिट्यूड स्पष्ट किए जाते हैं, क्योंकि उसी से आसान होता है। तो ये कुल मिलाकर आप ये मान ले कि राहु के मुख में मुंथा है। अब इसको शुक्र उच्च का होकर देख रहा है, इसको चंद्रमा देख रहा है, तो ये नवा भाव शुभ हो गया है। तो जब भी राहु की मुख की वजह से मुंथा किसी भाव को शुभ करती है, तो उस भाव के साथ उस भाव का स्वामी और वो भाव का स्वामी जहां बैठा उन भाव को भी शुभ कर देती है उस वर्ष में। तो यहाँ पे बीजेपी का जो वर्षफल 2024 से शुरू होगा, उसके अंदर जो मुंथा है वो 9वें भाव को, यानी कि दशमांश के 9वें भाव को शुभ कर देगी। और 10वें भाव के नवमांश के 9वें भाव, माफ करें, 9वें भाव का स्वामी बुध 10वें भाव में बैठा, ये इसे भी शुभ कर देगी। और बुध जिस भाव में बैठा है और बुध, ये दोनों ही शुभ हो जाएंगे, और ये गुरु के साथ मिला हुआ ये और शुभता दे देगा। क्योंकि ये प्राचीन नियम है कि यदि किसी भाव का स्वामी नवम भाव के स्वामी के साथ या गुरु के साथ बैठ जाए, क्योंकि नवम भाव का कारक भी कई जगह गुरु को मान लिया जाता है, वैसे तो शुक्र है, तो ये उस भाव को शुक्र, यहाँ पे 10वें भाव का मतलब जो होता है प्रतिष्ठा, सफलता होता है, उसको शुक्र कर देगी। तो इस तरह यदि हम देखते हैं तो आप ये देखो कि बुध की तो दशा चल रही है, अब गुरु का अंतर चल रहा है जो मैंने अभी पहले बताया था, और ये सब किससे हो रहा है? लग्न के स्पष्ट लॉन्गिट्यूड से जो दशा निकली है, उसमें गुरु का अंतर, बुध की दशा उस समय चल रही होगी, पहले बता चुका हूं। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे एक चीज देखने की है जो आप जो है इसको नोट करो
कि यहाँ पे तृतीयेश और दशमेश यानी कि शुक्र का और दशमेश जो शुक्र है दशमांश में और तृतीयेश गुरु का स्थान परिवर्तन है, ये कुछ अच्छा नहीं माना जाता। इसको जो है खल योग कहा गया। ये सफलता देता भी है, किसी समय छीन लेता, लेकिन सिर्फ राशि चक्र से खल योग नहीं देखना चाहिए, इसको जो है अन्य अन्य तरीकों से भी देखना चाहिए। खाली राशि से नहीं होता, चंद्र लगन से भी देखना चाहिए कि चंद्र लगन से भी कोई शुभ स्थिति नहीं है, क्योंकि यह चंद्र लगन से देखेंगे तो ये लग्नेश का और अष्टमेश का जो परिवर्तन हो जाएगा, यह भी शुभ स्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, यदि हम सूर्य लगन से देखेंगे, क्योंकि ये सूर्य लगन से कोई लोग जो है, अधिकतर लोग जो है हटा देते हैं और ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। वर्ग कुंडलियों में भी सूर्य लगन, चंद्र लगन और लगन से परिणाम कहने चाहिए। तो जो सुदर्शन चक्र है वो यहाँ भी खरा उतरता। अब सुदर्शन चक्र के बारे में क्या बताऊं, मैंने पूरा ब्लॉग लिख रखा है इस पे, ब्लॉग स्पॉट पे, देख लेना, समझे कि सुदर्शन चक्र क्या होता है, कैसे होता है, सब देख लेना। तो ये विषय नहीं है इसका। तो इस तरह से यदि हम ये देखते हैं कि सूर्य लगन में आगे दिखाते हैं, सूर्य लगन दिखा देता हूँ। सूर्य लगन से यदि आप दशमांश देखते हैं, मतलब दशमांश सूर्य लगन को केंद्र में रखकर बताया गया। तो पहले घर में देखो तो सूर्य लगन पड़ी हुई है, तो उसी से दशमांश बनाया। यहाँ पे यदि देखोगे तो ये तो बहुत प्रचंड है। कैसे? यहाँ के अंदर पंचमेश शुक्र और दशमेश गुरु का स्थान परिवर्तन। इससे उत्तम स्थिति क्या हो सकती है कि लगन का स्वामी जो बुध है, जो सूर्य लगन का स्वामी है, दशा का स्वामी भी है, वो अंतर्दशा के स्वामी गुरु के साथ पंचम भाव में, और जो पंचम भाव का स्वामी शुक्र है वो 10वें भाव, और 10वें भाव में चंद्रमा के साथ है, तो राजयोग अपने बना देता है। ये यमकंटक के साथ है, तो बहुत ही शुभ उपग्रह। और इसे अर्धयाम जो दूसरा शुभ उपग्रह वो देख रहा है। ये प्रचंड राजयोग है विद्यार्थियों, प्रचंड राजयोग। और राजयोग को आधुनिक भाषा में पॉलिटिकल सक्सेस कहते हैं। मैं राज्य योग की बात कर रहा हूं, जहां मेरे मुंह से राजयोग गलती से निकल गया हुआ, राजयोग समझना। राजयोग तो किसी भी चीज में हो सकता है, प्रतिष्ठा होती है वो। लेकिन जब राजयोग की जगह हम राज्य योग कहते हैं, राजयोग का भागी राज्य योग होता है। तो मैंने अब तक अगर राजयोग कहा है तो उसे समझना मैंने राजयोग कहा है, इस व्याख्यान के अंदर के लिए है, क्योंकि मेरे मुंह से कहीं मुझे लगता है कि राजयोग भी निकला है। ये राज्य योग है, पॉलिटिकल सक्सेस, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल सक्सेस ये है। अब ये चंद्रमा और शुक्र ये केतु के साथ है, और केतु क्योंकि एक छोर है, नोड है, राहु भी नोड है, तो ये उस चीज को अगर शुभ योग में अगर परिणित है, क्योंकि केतु मीन राशि में, अपनी राशि में, तो ये जो है वो बुलंदियां दे देता है, बहुत ज्यादा ऊंचाई देता है, क्योंकि केतु झंडा है, ध्वज है, ऊंचाई दे देता है। पहले नीचे गिराता फिर ऊंचाई देता। अब नीचे गिराना तो क्या मतलब है इसका, क्योंकि वर्षफल है वो। लेकिन आप ये समझ लो कि जैसे अब दूषित वातावरण कुछ समय पहले बना था, पहले भी बने, उसके बाद सफलता दी है। तो ये सूर्य लगन से जो दशमांश कुंडली है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रही है, बहुत ज्यादा बली हो रही है। तो ये भी आप विचार करिए, ये भी विचार में रखिए। तो आपने ये देख लिया कि कितनी शक्तिशाली कुंडली हो रही है दशमांश। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे आपको फिर ले जाना चाहूंगा। मैं फिर इस पे आता हूँ, दशा कुंडली पे, जो कुंडली कह रहा हूँ, ये जो दशा चक्र है इस पे आता हूँ। इसमें यदि आप देखेंगे कि 6 फरवरी 2024 से और 23 जून 2024 तक शुक्र का अंतर चल रहा, शुक्र का अंतर चल रहा। अब फिर उसे देखे, पुनः उस पर आओ। शुक्र यहाँ 10वें घर में बैठा है, राजयोग कारक ग्रह है, चंद्रमा के साथ है, राजयोग कारक ग्रह के साथ है, राज्य योग का, और अपनी राशि केतु के साथ, जो केतु अपनी राशि में बैठा हुआ, मीन राशि। तो ये एक राजयोग, अर्धयाम भी देख रहा है शुक्र है, अर्धयाम भी देख रहा है इसको सप्तम दृष्टि से, तो ये एक राजयोग है। अब ये शुक्र की प्रचंडता एक बार दोबारा से देखो कब से चल रही है। शुक्र की प्रचंडता 6 फरवरी 2024 से और 23 जून 2024 के मध्य चलेगी।
और यही समय है जब बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में आएगी, दोबारा तीसरी बार आएगी। तो इस तरह से हमने देखा, क्या देखा कि दशमांश, मैं दोबारा चलता हूँ, कोई ऐसी जल्दी वाली बात नहीं है, सूर्य लगन से दशमांश में कि जो ये पंचम भाव और दशम भाव का एक्सचेंज यानी स्थान परिवर्तन बैठ रहा है, जो महाराज मंतेश्वर ने फल दीपिका लिखी है, इसमें उसको महायोग कहा गया। यह महायोग जो है, यह पूर्ण दृष्टि लागू हो रहा है दशमांश चक्र। तो मैं यहाँ हल्का सा आपको संकेत दे दूं कि जो भी योग बताए गए हैं ज्योतिष में, जब तक हम उन्हें वर्ग कुंडलियों पे नहीं घटाएंगे, खाली राशि कुंडली में तो घटाने से कुछ परिणाम मिलेगा ही नहीं। राशि तो स्वयं एक वर्ग कुंडली है, अलग अलग कुंडलियों पे घटाने पड़ते हैं परिणाम। अब स्थिति क्या है वो आपको मैं आगे बताता हूं, क्योंकि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग रुचिकारक विषय चल रहा है। तो आगे स्थिति में आपको बताता हूं। तो अब यहां देख लो कि ये दशमांश कुंडली में, बीजेपी की स्थापना कुंडली में एक महायोग बनता है सूर्य लगन से, और दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा उसका अनुमोदन करती है। लेकिन वैसे तो भविष्यवाणी अपने में पूर्ण है, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि और सूक्ष्मता बतलाऊं आपको, कि बिना सूक्ष्मता से नहीं पता चलता। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं फिर आपको दिखाता हूं कि यहां देखिए आप, मुंथा जिस भी ग्रह के साथ होती है, मुंथा या उपमुंथा, उस ग्रह को शुभ कर देती है। ये मेरा खोज है। तो यहाँ पे बुध के साथ मुंथा है, उपमुंथा पे गुरु की दृष्टि है, मैं पहले बता चुका हूं। अब मैं आपको बीजेपी के वर्षफल 2024 पे लिए चलता हूं। यह है बीजेपी का वर्षफल 24। तो ये आप यदि ये ध्यान से देखेंगे कि 6 अप्रैल 2024 को 18:31:37 भारतीय स्टैंडर्ड टाइम पे शुरू हो रहा है, कन्या लग्न में हो रहा है। यहां देखोगे तो मुंता छठे में है, उपमुंथा जो है 8वें में है। ये कुछ शुभ स्थिति नहीं प्रतीत होती, और यही कारण है कि जो ज्योतिषी है वो इस विषय को जो है ना नहीं समावेश करते, क्योंकि सूक्ष्मता के लिए अध्ययन भी चाहिए, अनुसंधान भी चाहिए। यहाँ पे सूर्य शुक्र अस्त प्रतीत होता है। तो मैं यह बता दूं, अगर राज्य योग अस्त ग्रह दे देता, क्योंकि सूर्य का सानिध्य है, तो सूर्य का सानिध्य का मतलब राजयोग कारक ग्रह, राज्य योग कारक ग्रह सूर्य से मिलता हो तो राजयोग में परिणित हो जाता, कोई वो मुश्किल बात नहीं। इस पर मैं पोस्ट निकाल चुका हूँ, छोटी सी, फेसबुक पे देख लेना, मिले कहीं तो फेसबुक पेज पे, क्योंकि आजकल मैं फेसबुक पेज पे ज्यादा सक्रिय हूँ। तो यदि आप ध्यान से देखें तो छठे घर में मंगल शनि है, वो अच्छे होते हैं। आप ग्रह शनि तो मंगल तो अपनी, शनि तो अपनी, शनि तो अपनी राशि में, बुध और गुरु ये 8वें घर में। तो मैंने आपको पिछले भी कई वीडियो आख्यानों में कुछ में बताया होगा, ऐसा मुझे याद पड़ता है, और आगे भी मैंने कई पोस्टों में लिखा है कि मैं वर्षफल के कुछ जो विशेष नियम मैं नहीं लगाता, क्योंकि वो प्रभावी ही नहीं है। वर्षफल सिर्फ पराशरीय नियमों में या जो उत्तरा कलामृत के नियम हो गए या ऐसे नियमों में प्रभावी होता है, यदि ज्योतिषी उन नियमों को लगाना जानता हो तो। और मैं जितने भी योग हैं, क्योंकि मुंथा मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये मुंथा कोई ताजिकाचार्यों की देन नहीं है, जो तथाकथित ताजिकाचार्यों की देन नहीं है, ये सुदर्शन चक्र से निकलती है। तो देख लेना मेरा सुदर्शन चक्र आर्टिकल ब्लॉग स्पॉट पे है। तो महर्षि पराशर ने 2 तरह के अधियोग वर्णित किए, एक चंद्रादि योग और एक लग्नादि योग। जब चंद्रमा से 6, 7, 8 शुक्र होंगे तो चंद्रादि योग बनता है। अब यहाँ पे देखो कि चंद्रादि योग जो है ना, वो बुध बृहस्पति शुक्र से ही बनेगा, क्योंकि चौथा शुक्र होता ही नहीं है। तो जब लग्नादि योग की बात करते हैं कि लग्न से 6, 7, 8 शुक्र हो, तो इसे बनाने वाले 4 ग्रह हो जाते हैं। कौन कौन से? चंद्रमा को शुक्र है, बुध, बृहस्पति और शुक्र।
यहां मैं बता दूं, ये लग्नादि योग भी दो तरह का होता है। एक 7वें और 8वें घर में शुभ ग्रह हो तो लग्नादि योग बनता है। जैसे यदि आप डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की कुंडली देखते हैं तो उसमें 7वें घर में, अगर मैं गलती पे नहीं हूं, चंद्रमा है, 8वें घर में गुरु है, तो वो लग्नादि योग बना था। और वो बड़े पढ़े लिखे थे, क्योंकि ये परिणाम होते हैं, सेनापति होता है, पढ़े लिखे होते हैं, एक तरह से राजयोग है जो लिखा है। धन की कमी नहीं होती, आध्यात्मिकता की कमी नहीं होती, और आध्यात्मिकता की कमी तो बीजेपी में ही नहीं, समझे, नेतृत्व में भी नहीं है, तो आध्यात्मिकता भी कमी नहीं होती। ये सब चीज होती है क्यों, ये भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख साथ साथ देता है। ये लग्नादि योग बड़ा प्रचंड होता है। तो लेकिन आचार्य वराहमिहिर के अनुसार 6ठे 7वें 8वें से भी बनता है, तो दो तरह के बनते हैं ये। तो यहाँ पे 6ठे घर में शुभ चंद्रमा है, 7वें घर में उच्च का शुक्र है, देखो, 8वें घर में गुरु है और बुध भी है। तो ये भी प्रचंड लग्नादि योग बन रहा है वर्षफल के अंदर 2024 में। चंद्रमा 6ठे घर में मुंता के साथ है, तो मुंता जिस ग्रह के साथ होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक बढ़ा देती है। तो ये जो 6ठे घर का चंद्रमा बहुत अच्छा होगा। मेरी कई पोस्ट है इसके ऊपर, देख लेना, हर साइड में मिल जाएगी तुम्हें, कोना पे भी मिल जाएगी, किसी का मैंने उत्तर दिया था, मिल जाएगा वहां भी। तो 6ठे घर में चंद्रमा बहुत शुभ माना गया है जब मेंटल एडवांसमेंट, मेंटल इंटेलिजेंस, स्किल्स का सवाल होता है। तो यहाँ पे स्किल क्या काम करेगी, बीजेपी की प्लानिंग है 2024 कैसे जीता जाए, जन समर्थन है, क्योंकि स्किल को देख के समर्थन आता है, वो सब ये 6ठे भाव का मुंथा चंद्रमा के साथ, और मुंथा इसको बढ़ा देता है। 7वें घर में उच्च का शुक्र है और 8वें घर में बुध और गुरु उपमुंथा के साथ है, ये इस प्रभाव को बढ़ा देगी। फिर यहां से देखो, क्योंकि संध्या दशा के सही सही उपमुंता देगी, तो संध्या दशा से ही उपमुंता देखी जाती है। तो संध्या दशा के स्वामी शनि से 3रे घर में, शुभ भाव में। तो इस तरह से जो यदि आप देखें तो 6ठा चंद्रमा, 7वां उच्च का शुक्र और 8वां बुध और गुरु। अब देखें तो जो दशा चल रही है लग्न से स्पष्ट, वो बुध की है, जो कि वर्ष पत्रिका में लग्नादि योग बना रहा है। अंतरदशा गुरु की है, जो भी वर्ष पत्री में क्या बना रहा है, लग्नादि योग। और उच्च का शुक्र 7वें घर में जो भी क्या बना रहा है, लग्नादि योग। तो इस तरह ये स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी का वर्ष फल जो 6 अप्रैल 2024 से और 6 अप्रैल 2027 तक, माफ कर रहे हैं, जो 6 पुनरावृत्ति किए देता हूं कि बीजेपी का वर्ष फल जो 6 अप्रैल 2024 से 18:31 से प्रारंभ होगा और लगभग 6 अप्रैल 2025 तक चलेगा, वो बीजेपी को केंद्र में लोक के लिए होने वाले चुनावों में 2024 में जो होंगे उसमें प्रचंड बहुमत देगा, जिससे वो अपनी गवर्नमेंट बना लेगी, उन्हें जो है केंद्र में अपनी गवर्नमेंट बना लेगी। तो अब क्या है कि जो जैसा मैंने पहले कहा था, जो शुक्र का प्रत्यंतर गुरु के अंतर और बुध के महादशा में चलेगा, ये राजयोग का। एक बार पुनः देख लीजिए कि इसकी क्या वो है, मैं पुनः उस पर करता हूं। ये देखो कि 6 फरवरी 2024 से और 23 जून 2024 तक जो शुक्र का प्रत्यंतर गुरु का अंतर और बुध की महादशा जो लग्न से स्पष्ट होती है उसमें चलेगा, वो बीजेपी को एक प्रचंड राज्य योग देगा, पॉलिटिकल सक्सेस देगा और उन्हें केंद्र में स्थापित कर देगा, ये स्पष्ट। प्रिय विद्यार्थियों, अब आपने देखा, क्या देखा कि बीजेपी की जो राज्य योग है, जिसकी तीसरी बार पुनरावृत्ति होगी 2024 में, वो विभिन्न ज्योतिषीय विधियों से सिद्ध हो रहा। तो ये एक तरह से मैंने जो ये आज वीडियो व्याख्यान आज का बनाया है, वो एक तरह से ज्ञानवर्धक है। वो आपको ज्ञान देने के लिए, इस बात की, इस चीज का ज्ञान देने के लिए कि ज्योतिष का आकलन किया कैसे जाता है, वो मेरा एक संक्षिप्त सा प्रयास था, क्योंकि ज्ञान तो जितना बांटो उतना बढ़ता है।
परमात्मा ने ज्ञान जो है वो वितरित करने के लिए दिया, धन भी वितरित करने के लिए दिया है। जितना वितरित करोगे उतना आएगा, लेकिन वो वितरण शुभ कार्यों में होना चाहिए। तो या ज्ञान हो या धन हो, और इन दोनों को जब मिला समावेश कर दिया जाता है तो विद्या प्रकट होती है। तो विद्या का अंततः उद्देश्य तो पैसे कमाना होता है ना, और उतना पैसा जितना जरूरत है, जिसमें आप आपका परिवार संतुष्ट हो जाए, और कोई अतिथि आता है वो भी सम्मानित रहे, उसको भी सम्मानित किया जाए, उतना धन। हाँ, यदि पुरुषार्थ है तो आदमी करोड़ों खरबों भी कमाता है, तो वो भी शुभ है, वो भी पुण्य है। कम से कम लाखों आदमियों का पेट तो भरेगा ना। तो धन बुरा नहीं है, परिश्रम से अर्जित धन जो है वो कभी बुरा नहीं हो सकता, जो पुरुषार्थ से कमाया गया धन है। धन तो चोरी चकारी से, झूठ बोलने से कमाया गया बुरा होता है। ऐसे ही विद्या, कभी चोरी से विद्या नहीं लेनी चाहिए। भीख मांग के विद्या ली जा सकती है, चोरी से नहीं लेनी चाहिए। भीख मांगना, मैंने एक शब्द इस्तेमाल कर दिया, ये उस चीज पर, उस सत्यता पर आधारित है कि प्राचीन समय में जो गुरुकुल होते थे वहां पे विद्यार्थियों को भिक्षा मांगना सिखाया जाता, और उसका यही वजह होती थी कि वो विद्यार्थी हर एक को जब वो क्षेत्र में आता है, जब वो दुनियादारी में आता है, तो हर एक को अपना समझे, कहीं से संकोच ना करे, इस करके बताई गई है बात। और उसे दिमाग में ये भी आनी चाहिए कि कोई ऐसा कार्य नीति विरुद्ध ना करे कि भगवान उसको भिखारी बना दे, भिक्षा ऐसा भिखारी बना दे। मैं भिक्षु की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सन्यासी होते हैं उनकी पवित्रता को मैं अपमानित नहीं कर रहा हूँ, ये बात ध्यान दें। मैं भिखारी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं भिक्षुक का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। मैं थोड़ा सा यहाँ जोड़ दूं, सन्यासियों को 7 घर मांगना ये उनकी वृत्ति कह लो, एक तरह से कुछ कह लो, आता उनका अधिकार है, बल्कि वृत्ति भी मत को उनका अधिकार है। किसी भी सच्चे सन्यासी को मैंने किसी से भिक्षा मांगते हुए नहीं देखा। लोग खुद सेवा में जाते हैं उनकी, मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी में किसी सन्यासी को भिक्षा मांगते हुए। और बोलो, या तुमने देखा हो तो मुझे बता देना, मुझे मैसेज कर देना। मैंने किसी सन्यासी को भिक्षा मांगते नहीं देखा, जो विधिवत सन्यासी हो। अरे सन्यासियों को, योगियों को, तपस्वियों को तो मैंने दाता देखा है, ऐसे ऐसे दाता देखा कुछ पूछो मत। तो हम फिर मूल विषय पे आते हैं कि इसमें आपने देखा कि मैंने एक उपमुंथा का भी अध्याय इसमें मैंने समावेश किया है, उसमें मैं कभी फिर वीडियो व्याख्यान बनाऊंगा। इसके अंदर मैंने मुंथा से का भी प्रयोग किया है कि मुंथा एक ऐसा पॉइंट है जो वर्षपत्री और जन्मपत्री को मिला देता, दशा के फल को निरूपित कर देता। ये सब मैंने छोटे छोटे से मैंने पोस्ट निकाल के फेसबुक पे पेज पे डाल रखी है अपने, कुछ सालों से मैंने डालता रहता हूं मैं, ताकि मैं कभी मौका मिले तो वीडियो व्याख्यान तैयार कर सकूं उस पर, ज्ञानवर्धक। बहुत दिनों बाद, 2 महीने के से भी ज्यादा का समय हो गया जब मैंने आखिरी वीडियो बनाया था। तो वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा सा ना मुश्किल सा बैठता, क्योंकि मेरे से उस तरह से तो बोला नहीं जाता जैसे जो है वो जो कई सारे लोग बोलते हैं, नपातुला बोला नहीं जाता। मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, फ्री में कई बार आगे हो जाती है, कुछ बात पीछे हो जाती है, कुछ ये हो जाती है, और कभी कभी तो बोलते बोलते भूल भी जाता हूँ। ऐसा ही बनाता हूँ मैं। लेकिन हाँ, जो जिज्ञासु है उनके लिए काम का है, जो नहीं भी है वो भी देखे, 1-2 बार देख ले, क्या फर्क पड़ता है, समझे। कोई व्यर्थ का कार्य तो नहीं है ना, ज्ञानवर्धक ही तो है ये, देखे इसको बार बार, आपको इससे प्रेरणा मिलेगी। तो ये जो चुनावी विश्लेषण है ये मैंने दिया है, और इसको मैंने एक तरह से विद्यार्थियों को सुलभ एक व्याख्यान के रूप में परिवर्तित किया है। यहां मैं थोड़ा सा उन ज्योतिषियों के बारे में मैं बताना चाहूंगा। वो ज्योतिषी क्यों बताना चाहूंगा, मैंने देखा है कि कुछ ज्योतिषी हैं जो बड़ी सटीक भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि भाई तुमने ये कर कैसे दी, तो वो बता नहीं सकते। तो मैं जो नवोदयमान ज्योतिषी है, या जो ज्योतिषी 45, 46, 47
साल तक के हैं, 50-52 साल तक के भी समझ लो, मेरी एज 55 साल है, अपनी उम्र के भी समझ लो, मेरी उम्र के भी जो है वो प्रयत्न कर रहे हैं कि वो जैसे भविष्यवाणी कर रहे हैं उसको वो बता सकें कि किन मापदंडों पर भविष्यवाणी की है। अब एक चीज बता रहा हूं, जैसे मान लो भविष्यवाणी तो वही पूरी हो गई थी जब मैंने कहा था भाई ये मूंग था इसमें, तो उसको जो मैंने जो दोबारा जो मैंने ऐसे क्रॉस वेरीफाई किया करने की जरूरत नहीं थी। क्रॉस वेरिफिकेशन से सटीकता आती है, और वो एक पहलू से यदि आप भविष्यवाणी कर देंगे, हो सकता ठीक हो जाए, हो सकता गलत हो जाए। तो जो ये जो ज्योतिषी है वो दो लाइन देखते हैं, जो जहां तक मैं समझाऊं, मैंने नेट पे देखा है, वो एक दो बिंदुओं को देखते ही भविष्यवाणी करते हैं। अब वो ठीक होगी तो बहुत अच्छी बात है, गलत होगी तो कोई बात नहीं। तो इसमें क्या समस्या आती है, मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि जो भी ज्ञान दे रहा है वो गुरु होता है, क्योंकि परमात्मा जो ज्ञान है वो व्यक्ति का तो हो ही नहीं सकता, ज्ञान तो परमात्मा देता है। यदि मैं पुराने समय में ले जाऊं तो ये कहा जा सकता था उस समय के अनुसार कि यदि चंडाल के पास भी ज्ञान है वो भी बुद्धिमान को ग्रहण कर लेना चाहिए। या मैं थोड़ा सा बता दूं, भविष्य पुराण में बड़ा स्पष्ट है। भविष्य पुराण में क्या कहा गया है कि यदि गंदगी में मल में सोना पड़ा है तो बुद्धिमान को चाहिए हाथ देकर सोने को निकाल ले, क्योंकि सोना जो है ना, कहते हैं सारे गुण सोने पर आधारित होते हैं। तो गुण ग्रहण करने के लिए कांचन यानी सोना अनिवार्य है। सोना मतलब स्वर्ण, मैं स्लीपिंग की बात नहीं कर रहा हूं, सोने का मतलब स्वर्ण, गोल्ड। इसलिए ये कहा है कि यदि नीच कुल में, उस समय की बात कर रहा हूं, नीच कुल की भी कोई कन्या यदि गुणवती है तो पुरुष को चाहिए कि उस कन्या को भी अपने परिवार में ले आए। ये बहुत बड़ी बात कही गई है। आजकल कह सकते हैं कि जो कम स्टेटस की कन्या, ये कह सकते हैं हम, क्योंकि आजकल तो धन से निर्धारण होता है। एक खरपति आदमी है और एक बेचारा नौकरी पैसे वाला आदमी है, तो उसके लिए तो वो नौकरी पैसे का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहा। 30-40 हजार रुपए कमाने वाले का क्या स्टैंडर्ड है खरपति के आगे। लेकिन यदि वो 30-40 हजार कमाने वाले की भी सुलक्षणा, या उससे भी मैं कह रहा हूँ झोंपड़ी में भी कोई है, यदि कोई सुलक्षणा करने आया, उसकी पढ़ी लिखी है, गुण से संपन्न है, मितभाषी है, तो खरपति व्यक्ति के क्या चाहिए अपने पुत्र के लिए उस कन्या का ग्रहण कर ले। ये भविष्य पुराण के मैं व्याख्या आधुनिक रूप से करता हूं, और ऐसे ही ज्ञान के लिए कहा गया कि जब सब गुण सोने पर आधारित है तो ज्ञान भी गुण ही है। तो जो ज्ञान है यदि किसी चंडाल के पास है वो भी ग्रहण कर लेना चाहिए। अब ये मैं क्या कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, वो समझो इस बात को कि दुर्गा सप्तशती एक बहुत अनुपम ग्रंथ है, और मात्र उसके अंदर यदि किसी पुरुष देवता की पूजा करी गई है तो भगवान शिव की है, बाकी किसी की नहीं करी गई है। तो वहां भगवान शिव के सम्मान में एक मंत्र आता, हाँ मंत्र है वो, ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेद दिव्य चक्षुष श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो भगवान शिव है वो ज्ञान स्वरूप है। तो परमात्मा तो निराकार है, तो देखा ही नहीं है, वो ज्ञान गम्य है, उसे हम ज्ञान से अनुभव कर सकते हैं, वो भी पा तो सकते नहीं, अनुभव किया जा सकता ज्ञान से भी। तो जो भगवान शिव की जो निराकार अव्यक्त परमात्मा है, उनकी जो ज्ञान रूप माना गया, ज्ञान देह है उनकी, तो इसलिए ज्ञान कभी अशुद्ध नहीं होता है। वही परमात्मा शिव सभी के हृदय में साक्षी स्वरूप रहते हैं। ये भगवान पराशर ने भक्त पराशर शास्त्र का ज्ञान जब मैत्रेय को दिया था तब विंशोत्तरी दशाफल में कही है ये बात। और वही भगवान शिव जो है अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र गुरु है, और वही भगवान शिव भगवती पार्वती अनंत कोटि ब्रह्मांडों के पिता माता है। तो ये जो ज्योतिष है ये हमारे शास्त्रों से, उपनिषदों से, वेदों से संबंधित है। ज्योतिष एक शास्त्र है, और
आयुर्वेद एक उपवेद है, तो हम इनकी महत्ता का अपमान नहीं कर सकते। तो विद्यार्थियों, अब मैं इस वीडियो आख्यान को यहीं जो है विराम देता हूं। पुनः किसी अन्य वीडियो में मैं मिलूंगा आपसे ज्ञानवर्धक बातों के साथ। तो अब का वीडियो यहीं समापन करता हूं। परमात्मा शिव एवं भगवती पार्वती आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करें।